मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। आज से मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन, देखिए यूरोपीय कंपनी कैसे भारत में साम्राज्य स्थापित करता है और कैसे वाणिज्य व्यापार संबंध स्थापित करता है, इसके बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और एक चीज ध्यान में रखिए कि भारत में वाणिज्य जो व्यापार इतिहास माना जाता है कि इतिहास में जो हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़े होंगे, प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के समय से वाणिज्य व्यापार था। लेकिन जो ये 15वीं शताब्दी में भारत में वाणिज्य व्यापार जब आया तो ये 350 वर्षों तक प्रभावित किया। व्यापार वाणिज्य तो मध्य युग में भी स्थापित हुआ था भारत का अन्य देशों के साथ, पश्चिमी यूरोपीय देश, पूर्वी यूरोपीय देश, पूर्वी पश्चिमी अफ्रीका, ये सारे देशों के साथ था। लेकिन जो ये 15वीं शताब्दी में भारत में वाणिज्य व्यापार हुआ वो लगभग 350 वर्षों तक प्रभावित हुआ। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। और भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन में हम पढ़ेंगे पहले पुर्तगाली भारत में कैसे आए, उसके बाद में पुर्तगाल के बाद कौन कंपनी आया? डच। भारत में दूसरा कंट्री था डच जो भारत में आया। फिर उसके बाद में क्रम देखिएगा, पुर्तगाल, डच, उसके बाद अंग्रेज, डेनिश और फिर फ्रांस। ये लेकिन इस संदर्भ में एक ध्यान में रखिएगा कि डच अंग्रेजों से पहले आए, लेकिन उसका जो कंपनी का जो निर्माण हुआ वो पहले ही अंग्रेजी कंपनी का निर्माण हो गया था 1600 में, और 1602 में डच कंपनी का भारत में आगमन हुआ। मतलब 1602 में ही डच कंपनी होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाल के संदर्भ में हम देखेंगे पुर्तगालियों का आगमन। देखिए, पुर्तगालियों का आगमन भारत में पूरी ओर तो मैं मैप नहीं बना रहा हूं, लेकिन इससे आप समझ जाइए कि यह पश्चिमी यूरोपीय देश है, और ये हो गया तुर्की और अरब कंट्री, और ये हो गया अफ्रीका कंट्री, अफ्रीकन कंट्री हो गया, ये हिंद महासागर हो गया, और ये भारत हो गया, और ये अटलांटिक महासागर। तो पहले जो व्यापार होता था 1453 के करीब तक, वो पहले व्यापार होता था इस माध्यम के, मतलब अरब और तुर्की के होते हुए भारत के साथ पश्चिमी यूरोपीय देशों का व्यापार हुआ। लेकिन 1453 में कस्तुनतुनिया का पतन हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ कि अरबों ने यहाँ पे अपना अधिकार स्थापित किया। तब से भारत के लिए व्यापार करना ये बंद कर दिया कि आज के बाद से मतलब यहाँ पे जो व्यापार होगा अब इस मार्ग के माध्यम से पश्चिमी यूरोपीय देश का व्यापार भारत के साथ नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, जब कस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो अनेक विद्वानों और अनेक नाविकों ने अलग अलग मार्गों के खोज के लिए आतुर होने लगे, और आवश्यकता भी था। इसलिए आप लोग सुने होंगे कि कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, जो स्पेन यात्री था। ठीक उसी प्रकार आप सुने होंगे कि ब्रिटेन का जो जेम्स कुक है वो ऑस्ट्रेलिया का खोज करता है। हॉलैंड के निवासी एक थे तस्मान, उसने तस्मानिया का खोज किया और न्यूजीलैंड का खोज किया। इस प्रकार से देखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार पुर्तगाल एक यहाँ पे पश्चिमी यूरोपीय देश है, उसका एक नाविक जिसको हम वास्को डिगामा कहते हैं। क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि भारत का खोज किसने किया, तो वास्को डिगामा। लेकिन भारत के एक नए समुद्री मार्ग का खोज ये करते हैं। इसका डेट याद रखिएगा, 17 मई 1498 ईस्वी में। कहाँ पहुंचते हैं? ये कालीकट पहुंचते हैं। कालीकट यहाँ का एक शासक था जिसका उपाधि था जमोरी, वो इनका स्वागत भी करता है। लेकिन यह चीज और व्यापारियों को पसंद में नहीं आया और इसका ये विरोध भी किया। लेकिन फिर क्या था, ये क्या हुआ कि 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट, पश्चिमी यूरोपीय तटीय प्रदेश है कालीकट, यहाँ पे पहुंचते हैं और यहाँ से काली मिर्च खरीदते हैं और जाके
फिर अपने पुर्तगाल कंट्री लौट जाते हैं और वहां पे लगभग इसको बेचते हैं तो वो 60 गुना लाभ अर्जित करते हैं। यह एक आश्चर्य की बिंदु है कि इतना मुनाफा, मतलब बहुत सारा मुनाफा हुआ, 60 गुना, समझ रहे हैं, 60 गुना लाभ अर्जित करते हैं। क्लास में 3 चीज पे फोकस हमेशा करना चाहिए। एक, कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए कि कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। दूसरी का चीज ये देखना है कि यहाँ पे फैक्ट क्या है, क्योंकि प्री के एग्जाम में बहुत सारा फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन पर भी हम लोग मुख्य ध्यान देंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे कि इंटरलिंकिंग कैसे हो रहा है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अभी आधुनिक भारत, इसको वर्ल्ड हिस्ट्री से हम कैसे जोड़ रहे हैं, इसको हम इकोनॉमी से कैसे जोड़ रहे हैं, ज्योग्राफी से कैसे जोड़ रहे हैं, ये सब चीज हम देखेंगे। उसके बाद में देखिए तो जब फिर द्वितीय अभियान आया, पुर्तगाल का द्वितीय अभियान जिसको हम कहते हैं पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में द्वितीय अभियान आया, जो भारत में एक अरबी जहाज था, उसको अरबी जहाज बेड़े को पकड़ के और जमोरिन को सौंप देता है। जमोरिन उससे खुश हो जाता है और यहाँ पे व्यापार करने के लिए कोठी स्थापित करने का भी अधिकार दे देता है। इस प्रकार से भारत में पहला व्यापारी कोठी पुर्तगालियों का कौन था, तो कोची था। कब स्थापित हुआ था, 1503 में। दूसरी का व्यापारी कोठी कब स्थापित हुआ, 1505 में। और 1505 में ही भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय, जिसको हम फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के नाम से जानते हैं, वो भारत में आगमन हुआ उसका, और वो वायसराय नियुक्त हुआ। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसका कार्य प्रणाली क्या था। तो उसका कार्य प्रणाली देखिए, उसने नीले या शांत जल नीति पॉलिसी अपनाया, और इसके माध्यम से उसने क्या किया कि केवल भारत से व्यापार करने का माध्यम ही नहीं बनाया, उसने हिंद महासागर पर नियंत्रण भी स्थापित किया, क्योंकि उसको ऐसे ही आदेश मिला हुआ था पुर्तगाली शासक से कि आप व्यापार तो करिए नहीं भारत से, लेकिन हिंद महासागर पर नियंत्रण भी स्थापित की। आगे हम पढ़ेंगे कि एक पद्धति होता है जिसे हम कार्टेज पद्धति कहते हैं। कार्टेज पद्धति जो भी पुर्तगाल से मतलब संधि करता है, उसको हिंद महासागर में सुरक्षा प्रदान किया जाता है, क्योंकि पूरे हिंद महासागर में किसका नियंत्रण होता है, पुर्तगाली का। और कैसे सुरक्षा, देखिए कार्टेज के माध्यम से जो भी व्यापार करता था उसको काली मिर्च नहीं ले जाना था, बारूद नहीं ले जाना था। ये 2 चीजों के अलावा वो व्यापार कर सकता था। यदि कार्टेज हम नहीं अपनाता है, पुर्तगाल के अलावा कोई भी कंट्री या कोई भी व्यक्ति कार्टेज के माध्यम से व्यापार नहीं करता, तो उसका उसकी जहाज लूट लिया जाता था। यहाँ तक कि भारत का उस समय सबसे शक्तिशाली शासक अकबर को माना जाता है। अकबर भी कार्टेज के पत्ती से ही व्यापार करता था। तो ये चीज हम जान गए। और उसके बाद में उसका नीले जल या शांत की नीति हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद में उसका एक इम्पोर्टेंट 1508 में चोल के साथ युद्ध देखेंगे। 1508 में क्या हुआ कि गुजरात, मिस्र और तुर्की, ये तीनों ने मिलकर और पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया। उस समय भी फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ही वायसराय था। दोनों के बीच संघर्ष हुआ और उसमें फ्रांसिस्को दी अल्मेडा का पराजय हुआ। कब, 1508 में। लेकिन 1509 में इस तीनों संयुक्त बेड़े को इसने पराजित किया और अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तीनों कंट्री को पराजित किया। उसके बाद में हम देखेंगे भारत में द्वितीय वायसराय, पुर्तगालियों का जो द्वितीय वायसराय था, जिसको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, उसको हम कहते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये द्वितीय पुर्तगाली वायसराय। इसका कार्य प्रणाली क्या है, तो इसने 1511 में क्या किया कि जो महत्वपूर्ण पूर्वी एशियाई देश है मलाक्का, उस पर अधिकार कर लिया, और 1515 में हुरमुज पर अधिकार कर लिया। ये दोनों जो इम्पोर्टेंट हिंद महासागर में मंडी था, ये दोनों पर अधिकार कर लिया। कौन अधिकार कर लिया, अल्फांसो द अल्बुकर्क। और गोवा भी बीजापुर के शासक से छीन लिया। 1510 में गोवा भी बीजापुर के शासक से, जिसका नाम आदिल शाह है, यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा भी छीन लिया।
अब उसके बाद में हम देखेंगे, और इसका एक और कार्य प्रणाली है। ये कहता था कि भारत में यदि पुर्तगालियों का संख्या बढ़ाना है तो पुर्तगाली पुरुष को स्त्रियों से विवाह करना। देखिए यहाँ पे कैसे संस्कृति हस्तक्षेप भी होता है। तो ये 3 चीज इसके बारे में हम देखेंगे। और इसने अपना कोची का मुख्यालय तो पहले से बना ही था। और 1530 में एक महत्वपूर्ण घटना घटता है नीनो डी कुन्हा वायसराय के समय में। इसने कोची से अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया, तो गोवा स्थापित कर लिया। कब, तो भारत में पुर्तगालियों का जो राजधानी था 1530 में गोवा बन गया। लेकिन गोवा पर नियंत्रण स्थापित किसने किया था, तो गोवा पर नियंत्रण स्थापित किया था कौन, अल्फांसो द अल्बुकर्क, याद है ना। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। लेकिन गोवा वास्तविक राजधानी जब बनी थी उस समय नीनो डी कुन्हा था और 1530 में था। उसके बाद आगे देखेंगे कि अकबर के समय 2 ईसाई पादरी आते हैं। उसका नाम क्या है, एक्वाबिया है, मोंसरेट है, फादर मोंसरेट और एक्वाबिया। और उसके बाद में हम देखेंगे कि भारत में पुर्तगालियों का पतन कैसे होता है। तो देखिए भारत में पुर्तगालियों का कुछ कार्य प्रणाली था, तो उसको भी हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो गोथिक एक स्थापत्य कला है, स्थापत्य से संबंधित है, वो पुर्तगालियों का ही देन है। उसके बाद में हम देखते हैं कि भारत में जो कहा जाता है मक्का, ये पुर्तगालियों ने ही लाया था। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों का ही देन है। लेकिन पुर्तगालियों का पतन का सबसे मुख्य कारण अगर माना जाए ना, तो इसका व्यापारिक लूट जो था, व्यापार करने से ज्यादा ये हिंद महासागर में लूट मचाया। जिसको देखते हैं कि शाहजहां ने 1632 ईस्वी में क्या हुआ कि इससे संघर्ष करके और इसको पराजित भी करता है पुर्तगाली को। और मतलब हिंद महासागर में इसका जो हड़कंप था, इधर लूट मार था, इसके पतन का सबसे बड़ा कारण यही है। और इसका एक विदेशी कारण यदि हम भारत से बाहर का कारण देखेंगे तो स्पेन ने क्या किया कि पुर्तगाल का स्वतंत्रता का हरण कर लिया, उससे भी इसका पतन शुरू हुआ। उसके बाद में देखेंगे कि ये संस्कृति पे, भारत में संस्कृति पे वार किया, इससे भी इसका पतन शुरू हुआ। और डच द्वारा पुर्तगालियों का विरोध किया गया, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों का विरोध किया गया, इस कारण से और ये पतन का कारण हुआ। तो हम पुर्तगालियों के आगमन में हम क्या क्या पढ़ लिए, पुर्तगालियों के आगमन में हम द्वितीय सर्वप्रथम वास्को डी गामा के बारे में पढ़े। उसके बाद में द्वितीय अभियान पढ़े जो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में आया था। उसके बाद में हम प्रथम वायसराय पढ़े। प्रथम वायसराय में हम क्या पढ़े कि फ्रांसिस द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। उसके बाद में हम द्वितीय वायसराय के बारे में पढ़े, अल्फांसो द अल्बुकर्क और उसके कार्य प्रणाली पढ़े। फिर नीनो डी कुन्हा के बारे में पढ़े जो 1530 में गोवा को औपचारिक राजधानी बनाता है। उसके बाद में हम पढ़े कि अकबर के समय कौन सा ईसाई पादरी आते थे, उसके बारे में हम लोग पढ़े। फिर पढ़े कि भारत में पुर्तगालियों का देन क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। और फिर पढ़े कि भारत में पुर्तगालियों का पतन का कारण क्या है। इस सब चीज को हम